हेलो फ्रेंड्स, विंध्य ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं प्रियंक नागर आपके सामने लेकर आ रहा हूं आज फिजिक्स का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो आपकी डेली लाइफ से कई जगह संबंध रखता है, जो है न्यूटन्स लॉ। ठीक है, न्यूटन के गति के नियम पढ़ने हमें, तो 3 नियम जो प्रमुख हैं जो उन्होंने दिए हैं, ठीक है, उसको हम आगे पढ़ते हैं। तो हम कुछ बातें ना कर कर डायरेक्ट हम टॉपिक पर आते हैं और उस पर डायरेक्ट चर्चा करते हैं कि वो चीज़ क्या है। ये नियम इसलिए मैंने लिखे हैं क्योंकि नियम कोई अलग नहीं होते, क्योंकि न्यूटन्स ने दे दिए हैं और वो एज इट इज आपको पढ़ना है। ठीक है, जो लाइन जैसी लिखी है वैसे ही नियम आपको बोलने पड़ेंगे। ठीक है, तो ऐसा भी नहीं है कि आप अपनी भाषाओं में से लिखेंगे, तो जो नियम उनके द्वारा जो डिफाइन कर दिया गया है वो आपको मानना है। ठीक है, अब देखिए, इसमें सबसे पहली बात यह है कि एक एक करके हम इन नियमों को समझते जाएंगे एग्जाम्पल वाइज, और इसमें एक सेकेंड नियम के अंदर क्या है, डेरिवेशन भी है छोटी सी, तो वो भी समझेंगे कि वो एक्चुअल क्या है, कैसे बनी। ठीक है, तो इस तरीके से हम इन टॉपिकों को हम धीरे धीरे समझने की कोशिश करेंगे। और सबसे पहले लॉ की बात करता हूं, तो उससे पहले हम गति को देख लेते हैं। ठीक है, तो गति होती क्या है? मोशन। ये होता क्या है? तो कोई भी वस्तु है, ए है ये वस्तु, एक बी वस्तु है। ठीक है, तो कोई भी एक वस्तु कोई दूसरी वस्तु के सापेक्ष कुछ दूरी तय करती है कुछ निश्चित समय अंतराल के अंदर। ठीक है, उसी को क्या कहते हैं हम? गति। क्योंकि हम कब बता पाएंगे कि कोई वस्तु गतिशील है या वो गति कर रही है या उस वस्तु के अंदर गति है या वो मोशन में है? जब तक हम किसी वस्तु के सापेक्ष उसको देख ना ले कि वो आगे बढ़ रही है या पीछे जा रही है या दोनों क्रॉस कर रही है या उनके बीच में डिफरेंस कितना हो रहा है, और साथ ही साथ समय तो चल ही रहा है। तो बस वहीं पर हम देख लेते हैं कि कोई एक वस्तु दूसरी वस्तु के सापेक्ष किसी समय अंतराल में कोई दूरी तय करती है, वो कोई डिस्टेंस मेंटेन करेगी, वहां पर वो डिस्टेंस तय करेगी, तो बस उसी को क्या करेंगे हम? उसी को क्या कहेंगे? गति। ठीक, तो ये एक इतनी सी छोटी सी एक परिभाषा थी जो मोशन से रिलेटेड थी, जो गति से संबंधित थी, तो वो हमने यहां पर देखा। ठीक है, अब ये देखते हैं कि उसने कब इन चीजों को डिफाइन किया। ठीक है, तो सबसे पहले उन्होंने क्या करा? वर्ष न्यूटन ने, आइजैक न्यूटन की बात चल रही है, तो उन्होंने 1687 ईस्वी में, इसको आप एडी कहते हैं। ठीक है, इस समय किसने? आइजैक न्यूटन। तो इनकी एक बुक आई उस समय, प्रिंसिपिया। ये इंग्लिश नेम ही है। ठीक है, मैथमेटिशिया प्रिंसिपिया। ठीक है, तो ये जो नाम की बुक है मैथमेटिशिया प्रिंसिपिया, ये थी आइजैक न्यूटन की। इसी बुक के अंदर उन्होंने इन लॉ का विवरण किया। ठीक है, तो हम इन लॉ के बारे में पढ़ते हैं कि उन्होंने किस तरीके से किस लॉ को क्या किस एग्जाम्पल के थ्रू समझाया, और वाकई में वो हमारी डेली लाइफ में कहीं ना कहीं है। अब उसको कैसे हम, या तो हम सिर्फ स्टेटमेंट रट लें और देख लें कि हाँ भाई ये फर्स्ट होता है, ये सेकंड होता है, थर्ड होता है, और ये देखें कि हमारी डेली लाइफ में वो कहाँ कहाँ दिख रहे हैं, वो कहाँ कहाँ हमें महसूस होता है। तो कभी ऐसा होगा ही नहीं कि उन्हें रटना पड़ेगा, वो बहुत इजीली समझ में आ सकते हैं। और ये स्कूल में भी हमारे सिलेबस में रहते हैं, और कंपटीशन क्लास और इनमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर भी आते हैं, और कहीं
एमपीपीएससी के अंदर तो टॉपिक ही दे रखा है, बल से संबंधित एक लिखा हुआ है टॉपिक बल, तो उसमें तो ये न्यूटन के नियम आने ही है, ठीक है। तो न्यूटन के गति के नियम जो है वो भी दे रखा है, बल फोर्स भी उससे संबंधित है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो ऐसे कई सारे टॉपिक आएंगे, तो हम एक एक करके इनको क्लियर करते हुए चलते हैं कि फर्स्ट लॉ क्या है, सेकंड लॉ क्या है, थर्ड लॉ क्या है, इनको एग्जांपल के थ्रू हम समझेंगे। सबसे पहले आता है कि एवरी बॉडी रिमेन्स इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन अनलेस एक्टेड अपॉन बाय अ नेट एक्सटर्नल फोर्स। कहने का मतलब अगर इसी को मैं हिंदी में एक्सप्लेन करूं तो वो है कि कोई वस्तु, ये ए ही नाम की वस्तु है, कि कोई वस्तु यदि स्थिर है, यदि वो रेस्ट है, ठीक है, रेस्ट पोजीशन में, तो वो हमेशा रेस्ट रहेगी, और यदि वह मोशन में है, गतिशील है, ठीक है, तो वो हमेशा ही गतिशील रहेगी। तब तक, कब तक रहेगी वो, जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर एक्ट ना हो, ठीक है, उस पर कोई भी बाह्य बल जो बाहरी ओर से उन पर लग रहा है। हम भी सोचते होंगे कि अरे हमने गेंद फेंकी है तो गेंद रुक क्यों नहीं गई। अगर ये एग्जांपल हमें यहाँ सोचने में आ रहा हो कि भाई ऐसा क्या है, तो कई सारी चीजों का उन पर क्या है, फ्रिक्शन होता है, जिसके कारण क्या है, वो अपोज करती है और उसके कारण वो चीजें रुक जाती है। जैसे मैंने गेंद फेंकी, एक बॉल को मैंने हवा में फेंका, तो ठीक है, वो वापस क्यों आ गया, तो एक तो जरिया ये भी हो सकता है उसके पीछे की ग्रेविटेशनल फोर्स ने अपनी ओर उसको खींच लिया, पृथ्वी के ग्रेविटेशनल एरिया से वो बाहर न जा पाई इसलिए आ गई। और एक ये भी है कि अगर मैंने उसको ऊपर फेंका तो क्या है, हवा जो है, जो एटमॉस्फेयर में, उसके थ्रू उस पर क्या फ्रिक्शन हो रहा था, तो वो उसका अपोज भी कर रही थी, ठीक है, और बॉल उस साइड जा रही थी और उधर से जो एयर थी वो उसको अपोज कर रही थी, ठीक है। तो उसके कारण भी क्या है, वो एक समय तक अपनी स्पीड को मेंटेन रखेगी, फिर उसके बाद क्या होगा, उस स्पीड को बिल्कुल जीरो पर होना जाए, वो गेंद किसी अल्टीमेट पॉइंट पर जाने के बाद क्या है, जीरो पर पहुंच जाएगी स्पीड, और फिर वापस क्या है, रिटर्न वो नीचे आ जाएगी। तो इस तरीके से हम एग्जाम्पल समझेंगे। तो कोई वस्तु गतिशील रहती है तो गतिशील अवस्था में रहेगी, कोई विराम अवस्था में तो विराम अवस्था में रहेगी, जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर ना लगे। जैसे कि मार्कर मेरे हाथ में, जब तक मैं ना चाहूं यहां पर नहीं लिख पाऊंगा इस, तो ये अपने आप यहां से आगे नहीं चलेगा। इस पर जब तक मेरे हैंड के थ्रू एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा तब तक यहां पर कुछ भी ड्रॉ नहीं हो सकता। तो इसलिए ये लॉ हर जगह लगता है, ठीक है। अब इसका एग्जांपल हम और देखें, ठीक है। तो ये फर्स्ट लॉ हमने समझा, तो यहां पर इसके एग्जांपल देख लेते हैं। तो एग्जांपल देखें तो गाड़ी, अब यहां पर ट्रेन भी हो सकती है उसकी जगह, वो कार भी हो सकती है, या एनी व्हीकल, ठीक है। तो उसमें बैठे व्यक्ति को, व्यक्ति का आगे अथवा पीछे की ओर झुकना। अब क्यों होता है ऐसा? हम देखते हैं कई बार कि कार एकदम चलती है तो हम पीछे की ओर हमें झटका मिलता है जब विराम अवस्था में रहती है, और एकदम कार चलती है तो हमें पीछे की ओर एक थोड़ा सा फोर्स लगता है। तो वो क्यों महसूस होता है? और जब कई बार ऐसा रहता है कि गाड़ी रुक गई, गतिशील है, वो स्पीड में है और एकदम से जाकर ब्रेक लगा दिया किसी ने, तो देखते हैं कि हम आगे की ओर एकदम झटका हमें महसूस होता है और हम आगे की ओर खसक जाते हैं थोड़ा। तो ऐसा क्यों होता है? तो वो फर्स्ट लॉ बता रहा है, तो उसमें हम देखते हैं क्यों। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल है या सिंपल सा एक उदाहरण है कि वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब भी हम किसी गतिशील
अवस्था में या गतिशील कोई भी व्हीकल है तो उसके अंदर अगर हम बैठे हैं, या वो विराम अवस्था में या गतिशील है, दोनों में से कोई सी भी कंडीशन हो सकती है, वो रेस्ट भी हो सकता है और वो यूनिफॉर्म मोशन भी हो सकता है, तो हम क्या है अगर उसके अंदर बैठे हैं तो जो स्पीड उसकी है वही हमारी स्पीड हो जाती है। यदि हम किसी चलती हुई गाड़ी में बैठे हैं तो वो स्पीड हमारी बॉडी में भी आ जाएगी, और यदि हम किसी रुकी हुई गाड़ी में बैठे हैं तो हमारी स्पीड भी शून्य होगी। ठीक है, अब क्या होता है ऐसी चीज में फिर एकदम से क्या है गाड़ी एकदम चलती है। यदि हम विराम अवस्था में हम बैठे हैं और गाड़ी एकदम चल दी, तो गाड़ी तो एकदम जैसे स्टार्ट हुई है, पर हमारी स्पीड उस समय हम गतिशील अवस्था में नहीं थे, तो उस समय क्या होता है हम स्टेबल रहते हैं और गाड़ी एकदम मोशन में आ जाती है। तो उसके कारण क्या रहता है, गाड़ी तो एकदम आगे की ओर जाती है, और अगर यहाँ पर कोई व्यक्ति बैठा है, ठीक है, यहाँ पर कोई व्यक्ति बैठा है तो उसे पीछे की ओर क्या है फोर्स महसूस होता है, तो वो एकदम पीछे की ओर खसक जाता है और गाड़ी एकदम आगे की ओर निकल जाती है। ठीक है, तो इसलिए ऐसा है क्योंकि वो स्टेबल था व्यक्ति, तो वो वहीं रहेगा और गाड़ी एकदम आगे खिसक जाती है, तो उसके कारण उसे झटका महसूस होता है। ठीक है, अब यहीं पर अगर एग्जांपल ये देखना चाहे कि चलती गाड़ी में एकदम हमें आगे की ओर धक्का लगता है, ये पीछे की ओर लगा, अब आगे की ओर क्यों लगता है, तो क्या होता है जैसे ही गाड़ी चल रही है और गाड़ी चलते चलते एकदम ब्रेक लगाना पड़ा, तो जैसे ही एकदम ब्रेक लगाते हैं तो गाड़ी जब चल रही थी, जब वो रेगुलर या बोल दें कि कंटिन्यूअस जब जो प्रोसेस चल रही थी, तब उस समय जो व्यक्ति उस गाड़ी में बैठा है उसे भी वह स्पीड उसकी बॉडी में आ चुकी होती है। तो जो स्पीड गाड़ी की होगी वह उस व्यक्ति की भी हो जाती है। अब जैसे ही गाड़ी में ब्रेक मारा, पर व्यक्ति के अंदर तो ब्रेक होगा नहीं, ठीक है, तो उसकी बॉडी में तो कोई ऐसा ब्रेक रहेगा नहीं, क्योंकि वो तो उस जो भी व्हीकल है उसके ऊपर डिपेंड है। तो हम कार का तो ब्रेक मार देंगे पर व्यक्ति के ऊपर ब्रेक नहीं रहेगा, तो वो क्या होगा, हमारी यहाँ पर कार तो रुक जाएगी पर व्यक्ति को किधर की साइड धक्का मिलेगा, आगे की ओर। तो गाड़ी तो एकदम यहां पर रुक गई, पर ये व्यक्ति क्या है आगे की ओर धक्का खा जाता है। इसलिए कहते भी है कि सीट बेल्ट बांधना चाहिए। वो सीट बेल्ट इसलिए ही बांधते हैं कार में बैठ के कि कभी अगर ऐसा खुदा ना खास्ता ऐसा काम पड़ गया या फिर ब्रेक मारने का हुआ या कोई बच्चा एकदम सामने आ गया गाड़ी का और हमें ब्रेक मारना पड़ा, तो व्यक्ति को भी, आगे बैठे हुए व्यक्ति को एकदम से झटका ना लगे और वो आगे जाके ग्लास से ना टकराए, इसलिए उस व्यक्ति को बोला जाता है कि वो सीट बेल्ट बांध देंगे। ठीक है, तो इसलिए कहा जाता है और हमारे व्हीकल में भी ये सुविधाएं इसलिए आती है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, ये फर्स्ट लॉ को हम बता सकते हैं। ठीक है, और क्या क्या एग्जांपल है इस फर्स्ट लॉ के, कि आगे हम पढ़ते हैं कि बस में बैठा व्यक्ति एकदम ब्रेक लगने पर आगे की ओर झुक जाता है, या रुकी हुई बस में बैठा व्यक्ति जैसे ही बस चलती है तो वो पीछे की ओर धक्का लेता है, तो वही फर्स्ट लॉ है। ठीक है, न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ, ठीक है, गति का, मोशन लॉ। तो यहां पर हमने इस एग्जांपल से रिलेटेड समझा। अब इसे ही क्या है, इसे जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। जड़त्व का नियम, अब जड़त्व का नियम कैसे, भाई जड़त्व का मतलब रहता है उसके नाम पर ही जाएंगे कि जड़, ठीक है, मूल अवस्था। तो मूल अवस्था जैसी रहेगी वैसा ही क्या है उसके रिस्पेक्ट में वो वस्तु कार्य करेगी। ठीक है, तो इसलिए इसे जड़त्व का नियम कहा जाता है। अब हम सेकेंड एग्जांपल पे जाते हैं। ठीक है, सेकेंड लॉ पर जाते हैं। इसलिए ये वाला जो एग्जांपल है ये हम कहीं पर देखते हैं कि ट्रेन, फर्स्ट लॉ की बात जो कर रहा हूं मैं, आपको एक और एग्जांपल देना चाहता हूं क्योंकि कई जगह हमने देखा है और कई बच्चे लोग या बड़े से लेकर जितने भी लोग हैं उनको आपने कई बार ऐसी एक्टिविटी करते देखा होगा, पर वो एक्चुअल में नहीं करनी चाहिए। जैसे चलती ट्रेन में उतरते हैं, ट्रेन या बस से
उतरना। अब ये एग्जाम्पल क्यों लिख दिया मैंने? आप हमेशा देखना कि कभी आपको जनरली ये केस सुनने में आते हैं कि ट्रेन से उतरता चलती ट्रेन से उतर रहा था व्यक्ति, तो उसका एकदम पैर मुड़ गया और वो एकदम गिर गया, और कई बार तो लोगों के द्वारा बचा लिए जाते हैं, पकड़ लिए जाते हैं उनको, वो एकदम गिर जाते हैं। और कई बार ऐसा रहता है कि कोई वहां पर हेल्प के लिए नहीं रहता, तो कई बार वो व्यक्ति ट्रेन की पटरियों में भी आ जाता है, और कई बार वो ट्रेन से कट जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। कई बार उनके बॉडी के पार्ट्स कट जाते हैं, कभी हैंड कट जाता है, कभी लेग कट जाते हैं। तो क्यों होता है? ऐसी क्या सिचुएशन आती है जिससे वो गिर जाते हैं? देखिए, ट्रेन में बैठा व्यक्ति, ट्रेन चल रही है तो ट्रेन की स्पीड उस व्यक्ति को मिल जाती है। तो व्यक्ति ये ना सोचे कि व्यक्ति अगर खड़ा है तो स्टेबल है, ठीक है। जो ट्रेन की स्पीड है वो स्पीड उसकी बॉडी में आ चुकी होती है। अब वो जैसे ही प्लेटफॉर्म पे या स्टैंड पे या नीचे रोड पर पैर रखने लगता है, तो वो ये सोचता है कि शायद उसकी बॉडी में कोई मोशन ना हो, तो ये गलती कई बार वो कर बैठते हैं, ठीक है। पर क्या रहता है, वो मोशन उनकी बॉडी में आ चुका होता है। अब क्या होता है, उन्हें इस चीज का अंदाजा नहीं होता, और वो एकदम से उतरने के बाद, वो चलती ट्रेन से उतरने का डायरेक्ट बस पैर रख देते हैं और ऐसे कैसे वहां खड़े हो जाते हैं। वो खड़े होने का तो उन्हें ये नहीं रहता कि उनकी बॉडी वापिस क्या है, उस स्पीड में आ जाएगी जो ट्रेन की स्पीड है, तो उनको ध्यान नहीं रहता है। तो एकदम से क्या है, वापिस ट्रेन की साइड वो उधर की साइड गिर जाते हैं, ठीक है। तो ये कई बार देखने को मिलता है। इसलिए कहा जाता है कि कभी अगर ऐसा इमरजेंसी केस हो भी और अगर ऐसी चीज करनी पड़े, तो जो भी ट्रेन या बस की स्पीड है उससे अगर हम बस से अगर उतर रहे हैं, और वैसे ये चीज करना नहीं चाहिए, ये गलत है, पर बाय चांस किसी इमरजेंसी केस में ऐसा करना पड़ जाता है, तो हमेशा क्या है, जैसे ही हम उस व्हीकल से अगर बाहर, चलते व्हीकल से अगर हम बाहर जा रहे हैं, तो उस व्हीकल की दिशा में ही हमें 2, 4, 5, 10 कदम दौड़ना चाहिए, ठीक है। ताकि क्या है, एक वो अगर बहुत छोटी स्पीड हो, क्योंकि ज्यादा तेज स्पीड के साथ तो नहीं कर सकते और वो गलत भी है, वैसे ये चीज करना ही गलत है, ठीक है। पर एक एग्जाम्पल बताने की, वो केस जनरली क्यों ऐसे नजर आते हैं, वो इसीलिए क्योंकि वो क्या है, यहाँ पर रुक जाते हैं और रुकने के बाद वो गिर जाते हैं। और ऐसा ना करके, जैसे अगर ये बस इधर जा रही है तो उस व्यक्ति को भी 2, 4 कदम इस बस की ही दिशा में दौड़ने चाहिए, ताकि क्या रहता है, जो मोशन बस के अंदर था वो उसकी बॉडी में भी रहेगा, और वो क्या करेगा, थोड़ा सा अगर रनिंग करेगा तो वो उसको फिर क्या करेगा, आगे 2, 4, 5 कदम दौड़ने का उसको एडजस्ट कर लेगा और अपने पे ब्रेक लगा लेगा। पर अगर एकदम उसने पैर नीचे रखा और अगर खुद की बॉडी को रोक लिया, तो उसकी बॉडी रुकेगी नहीं, क्योंकि बस की जो स्पीड थी वो उसकी बॉडी में है, और जब तक वो उसको मेंटेन नहीं करेगा तब तक वो रुकेगी नहीं, क्योंकि एकदम बॉडी वहां नहीं रुकेगी, वो गिर जाएगी, तो दुर्घटना हो सकती है। इसलिए ये केस हमें जनरली देखने को मिलते हैं, इसलिए मैंने यहाँ थोड़ा बताना जरूरी समझा कि वो केस क्या रहते हैं। कई बार लोग इससे जान से भी हाथ धो बैठते हैं। अब हम सेकेंड एग्जाम्पल या सेकेंड लॉ की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो सेकेंड लॉ जो न्यूटन का बोलता है, वो कहता है द अमाउंट ऑफ एक्सेलरेशन of a body is proportional to the acting force and the inversely proportional to the mass of the body। कहने का मतलब, संवेग में परिवर्तन की दर, किसी वस्तु में जो संवेग है उसकी परिवर्तन की दर उसी दिशा में कार्य करती है जिस दिशा में वो बल लगाया जाता है, ठीक है। इसे हिंदी में स्टेटमेंट इस तरीके से कहा जाता है, ठीक है। पर इसे हम समझ लेंगे कि ये क्या होता है, ठीक है। तो संवेग में परिवर्तन की दर उस बल के दिशा में, उस बल के समानुपाती और उसी वर्ग में, उसी दिशा में काम करती है, या उसी दिशा में बल लगाया जाता है जिस दिशा में संवेग में परिवर्तन होता है, ठीक है। तो यही ये स्टेटमेंट बोलना चाहता है, और ये नियम तो एज इट इज लिखे हुए हैं, इनको हम हमारी तरफ से चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि ये प्रिंसिपल दिए गए हैं, सिद्धांत और ये नियम जो है ये उनके द्वारा दिए गए हैं, और ये हमें बस ऐसा ऐसा इन्हें एग्जाम्पल के थ्रू समझना है कि ये होता क्या है। इनको रटने से अच्छा इनको समझ लिया जाए। तो हम बात करते हैं किसकी,
इनके एग्जाम्पल की। अब एग्जाम्पल क्या है, ठीक है, आपने कई बार बॉल कैच करी होगी, तो आपने देखा होगा कि यदि हम बॉल कैच करते समय यदि हाथ को पीछे की ओर ना खींचे तो हमारे हाथ में झटका आता है, यदि ना खींचे तो, ठीक है। यदि हम क्या होगा, अगर बॉल आ रही है ऊपर से और यदि हम उसको ऐसे हैंड को अगर कड़क कर लें और एकदम यहीं पर रुकना चाहें तो हमारे हाथ में चोट लग सकती है, ठीक है, या कोई सी भी वस्तु। तो उसके कारण क्या है, उस फोर्स को कम करने के लिए, ठीक है, इस वाले एग्जाम्पल को कहीं पर F इजिकल टू ma के थ्रू भी दर्शाया जाता है, ठीक है, F इजिकल टू ma। तो ये F इजिकल टू ma कैसे हुआ, फोर्स इजिकल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो कैसे आया ये हम पूरा समझेंगे इसे प्रिंसिपल के अंदर, ठीक है। पर हम देख लेते हैं कि वो उसके एग्जाम्पल क्या है और कैसे उस तरीके उस चीज को डिफाइन किया गया है। तो क्या रहता है, किसी वस्तु के अगर उस एक्सेलरेशन को कम करना है, यदि वो बॉल बहुत तेजी से आती है, क्रिकेटर जितने भी लोग हैं वो बॉल को कैच करते हैं, जब भी किसी खिलाड़ी का अगर उसने शॉट मारा है और वो कैच करते हैं तो देखना आप थोड़ा सा हाथ पीछे की ओर खींचते हैं। तो वो हाथ पीछे की ओर खींचने का कारण ही ये रहता है, या आपने भी जनरली जब कैच किया होगा तो यदि आपसे कैच छूटता है तो देखना, या तो आपको उसकी पोजीशन नहीं पता है कि उस कैच को कैसे किया जाता है, और यदि कोई बहुत अच्छा क्रिकेटर है या वो फील्डिंग या कैचिंग में अच्छा है तो देखना आप उसकी तरकीब क्या रहेगी कैच करने की, कि वो जब भी किसी चीज को कैच करेगा तो हाथ को बैक साइड की ओर थोड़ा सा पीछे खींचकर ले जाएगा। तो पीछे खींचकर ले जाने का कारण ही यही है कि वो क्या करता है कि जिस फोर्स से वो बॉल आ रही है उसी दिशा में क्या है, अपने हैंड को पीछे ले जाएगा, क्योंकि क्या है, उस जो प्रेशर से बॉल आ रही है उस प्रेशर को कम करने के लिए वो क्या करेगा, उस चीज को थोड़ा और मूवमेंट देगा अपने हाथों के थ्रू, और क्या करेगा, उसके फोर्स को एकदम क्या कर देगा, खत्म कर लेगा और हाथ में उसको इजीली कैच कर लेगा। तो इसके कारण क्या किया जाता है, वो फोर्स वहां पर, ये जो सेकंड नियम है जो न्यूटन का, कि संवेग में परिवर्तन की दर उसी संवेग, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन उसी दिशा में होता है जिस दिशा में वह बल लगाया जाता है। तो ये एग्जाम्पल यहाँ पर पुट होगा, ठीक है। फिर क्या है, स्प्रिंग लगाई जाती है, शाकअप लगाए जाते हैं, हमारी गाड़ियों में स्प्रिंग लगाते हैं हम, कई बार देखा होगा आपने, ट्रेन के भी पहियों में स्प्रिंग लगी रहती है, बस में शाकअप लगे रहते हैं, ठीक है। देखा होगा आपने ट्रक में इस तरीके से चिमटे जैसे शाकअप लगाए जाते हैं। तो ये सब चीजें क्या है, ट्रेन में आप देखना व्हीकल के नीचे इस तरीके से स्प्रिंग लगी रहती है 2 जोड़ों के हिसाब से, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये वही है फोर्स को कम करने के लिए, कि एकदम कभी कुछ प्रेशर आता है तो उस प्रेशर को मेंटेन करने के लिए शाकअप और स्प्रिंग्स का यूज किया जाता है, ठीक है। आप देखोगे कि कई बार वो बोलते हैं बस और ये गाड़ी वाले कि चिमटा टूट गया है, वो चिमटा कुछ नहीं है, उनका जो शाकअप जो रहता है उसकी ये प्लेट ब्रेक हो जाती है। जब जनरली उनके पास ज्यादा फोर्स या एकदम झटका पड़ जाता है तो वो झटका उन्हें ना लगकर वो ये चिमटा अपने ऊपर सहन कर लेता है, और ये जो प्लेट रहती है, ये प्लेट जो यहाँ पर प्लेट एक के ऊपर एक कसी रहती है, वो प्लेट टूट जाती है, वो ब्रेक हो जाती है। तो वो क्या है, जब ज्यादा फोर्स लग जाता है, ज्यादा उस पर क्या है एकदम प्रेशर आ जाए तो प्लेट ब्रेक हो जाती है यहाँ से। ऐसा ही यहाँ पर स्प्रिंग में होता है। तो ये क्या है, फोर्स एकदम सहन करने के लिए ये इक्विपमेंट्स, यहाँ पर मैकेनिकल इक्विपमेंट्स ये यूज किए जाते हैं। तो इस तरीके से हम इस एग्जाम्पल को समझ सकते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं कि कैसे। अब संवेग जो रहता है जिसको बोलते हैं मोमेंटम, ठीक है, तो उसे हम क्या है P से डिनोट करते हैं, P से। अब P इजिकल टू क्या होता है, P इजिकल टू होता है mv जनरली इसे लिखते हैं। पर क्या है, यदि हम मान ले कि किसी वस्तु का वेग क्या है, प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग मान ले हम, फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी मान ले, तो मास तो उतना ही है, ठीक है। और फाइनल वेलोसिटी हमने मान ली v और इनिशियल वेलोसिटी मान ली हमने u, ठीक है। तो P इजिकल टू क्या हो जाएगा, P इजिकल टू m ब्रैकेट में v माइनस u, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, अंतिम वेग माइनस
प्रारंभिक वेग। अब देखिए यहीं पर अगर हम देखें तो फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, संवेग, समय के साथ संवेग में परिवर्तन, ये क्या हो जाएगा, बल। ठीक है, तो संवेग, समय के साथ संवेग में परिवर्तन जो रहता है वो बल कहलाता है। तो यदि यहां से मैं एक P की वैल्यू निकालना चाहूं तो P की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, F इंटू टी। अब ये P की वैल्यू मैं यहां पर रख दूं इक्वेशन में, तो क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू टाइम इज इक्वल टू mv माइनस यू। तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, mv माइनस यू अपॉन टी। अब यदि अगर आपने इसके पहले वाले लेक्चर अगर मेरे देखे हो, मैंने या आपने इससे रिलेटेड और कहीं भी पढ़ा हो, तो उसमें कोई ऐसा जरूरी नहीं कि मेरे लेक्चर में ये चीज मैंने बताई होगी। जितने भी टॉपिक आपको कहीं आकर रही है उससे रिलेटेड नॉलेज आपने कहीं अदर जगह से भी लिया है, तो कोई गलत नहीं है। पर आप देखोगे तो ये वाला जो सिस्टम है, मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो में समझाया था, जो मैंने बताया था कि कैसे वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो ये जो v माइनस यू अपॉन टी, ये इतना हिस्सा जो है ये क्या कहलाता है, एक्सीलरेशन। ठीक है, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। तो ये इक्वल टू किसके होता है, a के। तो हम इस इक्वेशन में क्या रख देंगे, यहां पे हम लिख सकते हैं कि v माइनस यू अपॉन टी इज इक्वल टू a। इसलिए क्या हो जाएगा, f इज इक्वल टू m इंटू ए। इसलिए डायरेक्ट हम बोल देते हैं कि f इज इक्वल टू m। तो क्लियर है, तो इस तरीके से ये डिराइव होता है f इज इक्वल टू m। और इसका अगर हम देखें तो क्या रहता है, kg इंटू मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये इसकी यूनिट होती है, ये न्यूटन में भी हो सकता है। ठीक है, पर क्लियर हम यहाँ पर इतना देख लें, ठीक है, कि मास केजी में होता है और जो एक्सेलरेशन रहती है उसकी यूनिट रहती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस तरीके से हम इसका विमी सूत्र भी अगर देखें तो क्या होगा, m l और अपॉन में t माइनस t की पावर 2। तो अगर t को हम ऊपर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, t माइनस 2। तो ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा, आपके फोर्स का विमी सूत्र हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम विमी सूत्र भी निकाल सकते हैं। ठीक है, यहां पर इतना हमारे सेकंड लॉ से रिलेटेड बात हुई। ठीक है, और हमने उसके एग्जांपल भी देखे कि उसके एग्जांपल हमने कहां कहां पर यूज किए। कहीं पर प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए स्प्रिंग का यूज करना, ठीक है, कैच करने के लिए, किसी वस्तु को पकड़ने के लिए उसके झटके को कम करने के लिए हाथ को पीछे की ओर खींचना। तो ये सब क्या है, हमारे सेकंड लॉ से संबंधित है। अब जो लास्ट है, ठीक है, इसको देख लेते हैं। क्या लिखा है कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, ये यहां पर लिखा है। अगर इसे मैं हिंदी में बोलना चाहूं तो ये क्रिया प्रतिक्रिया वाला नियम कहा जाता है। और अगर इसे सिंपल सी भाषा में बोलना चाहूं तो हर एक क्रिया की बराबर तथा विपरीत प्रतिक्रिया होती है। बराबर लेकिन विपरीत प्रतिक्रिया होती है। अब बराबर एवं विपरीत मतलब क्या हुआ, देखिए किसी भी वस्तु पे यदि फोर्स लगाए, यदि मैंने इस दीवार पर भी फोर्स लगा दिया तो ये दीवार भी उतना ही इक्वल फोर्स मेरी ओर लगाएगी। ठीक है, तो क्या रहेगा, यही जो नियम है ये वहां पर फॉलो होगा। किस तरीके से कहा जाता है कि ये जो F1 है ये यदि इधर लग रहा है तो F2 भी उसके इक्वल होगा, पर वो लगेगा किसके, अपोजिट साइड में। इसलिए कोई सी वस्तु क्या है, आगे बढ़ पाती है या पीछे चल पाती है। ये इसके एग्जाम्पल है, हम आगे समझेंगे इसके अंदर। तो अभी यहां पर इसके एग्जाम्पल ही देख लेते हैं हम। तो ये कहां कहां पर दिखता है हमें, ठीक है, इसे संवेग संरक्षण का नियम भी कहा जाता है हिंदी में। ठीक है, संवेग संरक्षण का नियम। ठीक है, तो ये याद रख सकते हैं हिंदी मीडियम वाले। अब क्या होता है इसके अगर एग्जाम्पल को हम देखें तो एग्जाम्पल में देखें तो
हम खुद जो आगे चलते हैं या पीछे की ओर चलते हैं, हमारा जो चलना या दौड़ना ये इसी नियम पे है। ठीक है, यदि हम पैर को, ठीक है, हम पैर जैसे ही जमीन पर रखते हैं, तो जैसे ही पैर को, जब तक हम पैर से जमीन को पीछे की ओर ना धकेलें, ठीक है, पृथ्वी पीछे की ओर नहीं जाएगी, कोई हम में इतनी पावर नहीं है हम पृथ्वी को पीछे धकेल दें, पर हम पैर से पीछे की ओर फोर्स लगाते हैं तो अभी हम क्या है, आगे की ओर बढ़ पाते हैं। ठीक है, तो ये फोर्स या ये नियम ये यहाँ पर वर्क करता है कि जब तक हम किसी पैर से जमीन को पीछे की ओर ना फोर्स लगाएं, तब तक हमारा शरीर आगे की ओर नहीं चल पाता है। तो हमारा चलना या दौड़ना जो है वह इसी नियम पर आधारित है। तो चलना या दौड़ना, ठीक। फिर क्या है, नाव से उतरते हम कई बार, ये एग्जांपल कई बार आपको बुक्स और इनमें अधिकतर मिलेंगे, तो आप देखते होंगे कि ऐसा क्या है। तो सीधी सी बात है, जब आप नाव में, पानी में क्या है, नाव है, और वहां से जैसे ही आप जब किनारे पर आ जाते हो, तो आप जैसे ही नाव से उतरने लगते हो, तो नाव से उतरते समय हम पैर तो इधर की साइड रखते हैं, ठीक है, पर वो नाव पीछे की ओर खसक जाती है। तो हमारे आगे बढ़ने से उस नाव को पीछे की ओर मूवमेंट मिलता है, और वो क्या है, विपरीत प्रतिक्रिया मिलती है, इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन। तो हम तो इधर साइड गए, पर वो रिएक्शन किधर दिया उसने, अपोजिट साइड। तो इसलिए क्या होता है, वो नाव पीछे की ओर पानी में चल जाती है। ठीक है, यदि आप नाव में बैठे होंगे तो ये चीज जरूर आपने महसूस करी होगी। ठीक, तो चलना दौड़ना देखा आपने, नाव से उतरना, यहां पर भी आपने इस एग्जांपल को महसूस किया होगा। और कहां कहां पर ये देख सकते हैं, तो हम ये देखते हैं कि बंदूक से गोली का चलाना, बंदूक से गोली चलाते समय पीछे की ओर झटका महसूस होता है। ठीक है, तो बंदूक से गोली चलाते समय पीछे की ओर झटका महसूस होना। ठीक है, अब ये क्यों होता है? देखिए क्या रहता है, बंदूक, अगर आपने कभी, ऐसा तो है नहीं कि हर नॉर्मल पर्सन रहता है बंदूक चलाता हो, पर मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे हम ही एनसीसी कैडेट, मैंने एनसीसी करी थी, तो उसमें हमें कई बार हमारे टीचर के थ्रू, हमारे जो ट्रेनर रहते थे उनके थ्रू हमें फायरिंग पर ले जाया जाता था। तो ये चीज तो मैंने खुद ने महसूस करी है। तो हम फायरिंग करते थे, तो जैसे ही जब हम फायरिंग करते थे, बंदूक भी क्या करती थी, हमें पीछे की ओर एक झटका देती थी। ठीक है, तो बंदूक की गोली जैसे ही आगे जाएगी, ये बंदूक की गोली है, ठीक है, और ये जैसे ही आगे की साइड जाएगी, तो एक जो पिस्टल रहती है, जो भी जो बंदूक रहती है, ठीक है, उसको क्या है, पीछे की साइड एक फोर्स लगता है। जैसे हम ट्रिगर दबाते हैं तो क्या है, बंदूक को पीछे की ओर झटका मिलता है और इस गोली को आगे की ओर। इसलिए जब भी वो मशीन वर्क करती तो इसी प्रिंसिपल पे वर्क करती है। किस पर? एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन पर। ठीक है, तो ये क्या है, न्यूटन के थर्ड लॉ पर ही बंदूक की गोली चलती है। ठीक है, इसके बारे में देखा हमने। फिर हाँ, रॉकेट या जेट प्लेन, या हम देखते हैं कि कैसे एकदम इतनी फोर्स से ऊपर उड़ जाते हैं या चल जाते हैं। मिसाइल्स रहती है, तो हम देखते हैं कि मिसाइल्स जो रहती है, एक छोटा सा एग्जांपल बताना चाहूंगा यहाँ पर मिसाइल से रिलेटेड। ठीक है, तो यहां पर जो हमारा मिसाइल्स है, जब तक ये मिसाइल क्या है, प्रेशर से पीछे की ओर, फ्यूल जलने पर पीछे की ओर प्रेशर से गैस निकलती है। ठीक है, हवा जो भी है गैसेस के रूप में, तो ये मिसाइल्स को आगे की ओर प्रेशर से धकेलता है। ठीक है, तो यहां पर भी क्या है, रॉकेट से संबंधित ये लॉ आपको नजर आएगा। जब भी मिसाइल परीक्षण या जो होता है, तो देखना आप, नीचे की ओर बहुत प्रेशर से वो गैसेस छोड़ता है और आपको कई बार आग भी नजर आती है। तो बहुत प्रेशर से नीचे की ओर क्या है, उस
गैसेस को पास करता है नीचे की ओर, और उसी मिसाइल या रॉकेट को किधर की ओर गति मिलती है, ऊपर की ओर। तो क्या है, आप वहां पर भी इस नियम को देख सकते हैं कि देयर इज एन इक्वल बट रिएक्शन, अपोजिट रिएक्शन, ठीक है। तो उस तरीके से आप रॉकेट या जेट प्लेन या उसमें भी प्रिंसिपल देखोगे तो यही वाला प्रिंसिपल वहां पर वर्क करता है। तो ये इसीलिए कि यदि वो प्रेशर नीचे की ओर जब तक इतना फास्ट नहीं लगेगा तब तक मिसाइल उतना ऊपर तेजी से ना जा पाएगी, ठीक है। तो इसलिए ये वाला वहां पर भी आपको देखने को मिलेगा। इस तरीके से ये 3 प्रिंसिपल जो न्यूटन के द्वारा दिए गए हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट, ये सेकेंड और ये थर्ड लॉ, और इससे रिलेटेड हमने एग्जांपल देखे, ठीक है। इसके बाद भी आपको अगर किसी रिलेटेड अगर किसी एग्जांपल में प्रॉब्लम आती है या आपके पास कोई ऐसे एग्जांपल है जिसमें आपको डाउट्स बनता है, तो आप बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या आप उससे रिलेटेड प्रॉब्लम उससे डिस्कस कर सकते हैं या पूछ सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद।